नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के सीक्वेंस में चौथा पॉइंट है कंट्रोल ऑफ मनी क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। ओके, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई चौथा पॉइंट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एज आई टोल्ड, ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें कुल मिला के 6 पॉइंट्स कवर होंगे। एग्जाम के पॉइंट में देखें तो जो 4 फंक्शंस हैं उनमें से 3 फंक्शन जो हमने पहले पढ़े वो हैं करेंसी इशू, सेकंड बैंकर टू द गवर्नमेंट, थर्ड है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, और चौथा है अपना कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। चौथा पॉइंट जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन कैरी करता है, तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड रिमेंबर प्रॉपरली। अच्छे से याद करिए, इसको समझिए। तो 6 पॉइंट आते हैं कि कैसे जो है सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल भी करता है। तो पहला पॉइंट इसमें आता है आपका, पहला इसमें आता है सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट एंड मनी सप्लाई by following tools of monetary policy। देखिए, आरबीआई की पॉलिसी को हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है बजट को बनाने वाली, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो जब भी कभी एग्जाम में आता है कि आरबीआई की वो पॉलिसी बताइए जिससे मनी सप्लाई या क्रेडिट कंट्रोल होता है, उसे बोलते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी। तो हु मेक मॉनेटरी पॉलिसी? आरबीआई। ठीक है ना। तो इसमें आते हैं 6 पॉइंट। पहला पॉइंट है रेपो रेट। तो पहला है रेपो रेट। व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट इज अ रेट ऑन विच कॉमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। ठीक है ना। शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए जब कॉमर्शियल बैंक मनी बोरो करते हैं आरबीआई से, उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो रिमेंबर, इट्स अ रेट on which commercial banks borrows money from RBI main point is short term purpose, RBI for short term purpose। मतलब जब आरबीआई से कमर्शियल बैंक्स मनी बोरो करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उसे बोलते हैं रेपो रेट। देखिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि इसी से डिफरेंशिएट बनेगा आपका बैंक रेट का और रेपो रेट का। इसमें क्या होता है, अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक का बोरोइंग का कॉस्ट बढ़ेगा, तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक महंगा ही मार्केट में इशू भी करेंगे। और रेपो रेट कम होगा तो बोरोइंग कॉस्ट कम होगा कमर्शियल बैंक का, तो बैंक जो है सस्ते पे लोन इशू भी कर पाएंगे। तो इट इज़ हैविंग डायरेक्ट रिलेशनशिप। मोर रेपो रेट लेस मनी सप्लाई, लेस रेपो रेट मोर मनी सप्लाई। तो ध्यान रखिए। सो क्या लिखेंगे? मोर रेपो रेट है ना, लेस मनी सप्लाई। और लेस रेपो रेट मोर मनी सप्लाई। जितना मनी सप्लाई जो है ज़्यादा करना हो, अगर मार्केट में महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन चल रहे हैं, तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि लोग कम बोरो करें, बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाए। और मार्केट में अगर डिफ्लेशन चल रहा है, मार्केट में मनी सप्लाई कम है, तो रेपो रेट कम कर देता है ताकि कॉस्ट कम हो जाए बोरिंग की और अल्टीमेटली मनी सप्लाई बढ़ जाए। तो इन्फ्लेशन में हमेशा रेपो बढ़ता है और डिफ्लेशन में कम होता है। ठीक है ना, ऐसा है। तो नॉर्मली अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन महंगाई में रेपो रेट बढ़ता है और डिफ्लेशन में कम होता है। इन्फ्लेशन आपको पता ही है, जब डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम होती है, और डिफ्लेशन पता होना चाहिए आपको, इसका ठीक उल्टा होता है जब डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा होती है।
अगर मनी सप्लाई बढ़ाना है मार्केट में तो फिर रेपो रेट जो है अपने को, अगर महंगाई कम करना है तो रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा, और महंगाई और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हमको रेपो रेट कम करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। सेकंड पॉइंट है वो बिल्कुल क्लोज है इसका, वो है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? तो जस्ट इसका उल्टा है, मतलब उल्टा क्या बोले, या फिर शॉर्ट टर्म का उल्टा लॉन्ग टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। क्या लिखेंगे इसको? इट इज़ अ रेट, सब कुछ कॉपी करना है। इट इज़ अ रेट ऑन विच कमर्शियल बैंक्स बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई और सेंट्रल बैंक लिखो यहाँ पर। वह नॉर्मली हम लोग सेंट्रल बैंक को आरबीआई बोलते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, बट सेंट्रल बैंक इज अ प्रॉपर वर्ड, है ना। हर कंट्री सेंट्रल बैंक होती है, यहाँ सेंट्रल बैंक है। आरबीआई कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। इसमें से मेन फ़र्क ये है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म, यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्पस, और इफेक्ट भी सेम है। देखो इसका इफेक्ट जो होगा, इसका इफेक्ट होगा, दोनों में फ़र्क इतना है, इसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म में जाएगा और इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में जाएगा, ठीक है। लंबे समय तक के लिए इसका इफेक्ट रहता है। तो इसमें भी कहानी यही रहेगी, अगर बैंक रेट बढ़ता है तो फिर मनी सप्लाई कम होती है, और बैंक रेट कम होता है तो मनी सप्लाई बढ़ती है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है तो बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा, और डिफ्लेशन है तो बैंक रेट कम कर दिया जाएगा। तो इसका इफेक्ट ऐसा है। तो बस ये फ़र्क है, इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट होगा, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। सो सिंपल है, मोर बैंक रेट लेस मनी सप्लाई, ठीक है ना। और ये इन्फ्लेशन में काम में आता है। और लेस बैंक रेट मोर मनी सप्लाई। जब मार्केट में होता है इन्फ्लेशन तो हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे, जब होता है डिफ्लेशन तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। डिमांड को अगर बढ़ाना हो तो फिर ये, और डिमांड को कम करना हो तो ये, ठीक है ना, ऐसा है। थर्ड पॉइंट आएगा आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट रेपो रेट का उल्टा है। जिस रेट पर कमर्शियल बैंक से लोन लेती है सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। दैन यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर ये ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है सेंट्रल बैंक, वही लोन ले रही है कमर्शियल बैंक से। ये पॉसिबल है। जब कभी भी आरबीआई को लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बैंक के पास में बहुत क्रेडिटिंग पावर है जो कि एक लिमिट के ऊपर जा रही है, तो कमर्शियल बैंक्स जो है ना को आरबीआई एक अच्छा रेट ऑफर करती है, जिससे वो अपना एक्स्ट्रा फंड पार्क कर सकें आरबीआई को, ताकि मनी सप्लाई कम हो जाए और मार्केट में इन्फ्लेशन कम हो जाए। तो आरबीआई जो है ना एक रेट ऑफर करता है कमर्शियल बैंक को रिवर्स रेपो रेट के रूप में, जिससे वो अपना एक्स्ट्रा फंड पार्क कर सकें। ये वर्ड आया हुआ बुक के अंदर, टू पार्क द एक्स्ट्रा फंड विद द आरबीआई। दिस आर रेट ऑन विच कमर्शियल बैंक्स लैंड मनी टू आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। तो ये रेपो रेट का उल्टा है, रिवर्स रेपो रेट। शॉर्ट में लिखते हैं RRR, है ना, एक मूवी का नाम भी है क्या। इट्स अ रेट ऑन विच कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक borrows money from central bank borrows money from commercial banks for short term purpose, ठीक है ना। इसमें आरबीआई से बोरो करा था कमर्शियल बैंक, यहाँ कमर्शियल बैंक बोरो कर रहा है आरबीआई से, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक बोरो कर रहा है आरबीआई से। अच्छा ठीक, पॉज कर दो। हाँ भले खत्म नहीं हुआ, खत्म हुआ नहीं है। हाँ वो कर लेगा ना, एडिटिंग कर देना जो भी लगे एक्स्ट्रा ना। तो ये वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक बोरो करता है मनी शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, ठीक है। इसका इफेक्ट सेम है। देखिए इसमें इफेक्ट सबके सेम आएंगे। रेट बढ़ने पे मनी सप्लाई कम होगी, रेट घटने पर मनी सप्लाई बढ़ती है। तो यहाँ पर भी ऐसा है, व्हेन
रिवर्स रेपो रेट इंक्रीजेस, है ना, मनी सप्लाई डिक्रीज। एंड व्हेन रिवर्स रेपो रेट डिक्रीजेस मनी सप्लाई इंक्रीजेस। अगर अच्छा रेट ऑफर करेगा कोई सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को, तो नॉर्मल सी बात है कमर्शियल बैंक मनी दे देगा सेंट्रल बैंक को, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर रेट कम होगा तो नॉर्मल सी बात है सेंट्रल कमर्शियल बैंक जो है मनी सेंट्रल बैंक को नहीं देगा, मनी मार्केट में देगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो अपवर्ड रिलेशनशिप चलता है। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा मनी सप्लाई कम हो जाएगी, रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा रिलेशनशिप है। और इन्फ्लेशन में यही होता है ना, अगर आपको इन्फ्लेशन में नॉर्मली सेंट्रल बैंक अच्छा रेट ऑफर कर देते हैं ताकि फंड वहाँ मार्केट में कम रहे, और डिफ्लेशन में रेट कम कर देते हैं ताकि मनी सप्लाई बढ़ जाए। तो ये 3 फंक्शन हमने अभी तक पढ़े, मनी क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, है ना। सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। उसके 3 पॉइंट हम पहले कर चुके थे। जो पहला पॉइंट था अपना रेपो रेट, सेकंड था अपना बैंक रेट, तीसरा था अपना रिवर्स रेपो रेट। अब चौथा, पाँचवा, छठा पॉइंट हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। वो आपका चौथा पॉइंट है, आपका डी है, वो है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि जब आरबीआई मार्केट में सिक्योरिटी बेचे या सिक्योरिटी खरीदे, ठीक है ना, मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो इन दिस फंक्शन आरबीआई बाइज एंड सेल द सिक्योरिटी फ्रॉम एंड टू द मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम एंड टू द मार्केट, बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम एंड टू द मार्केट। मतलब ये फंक्शन कहता है कि जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को बाय करता है, सेल करता है मार्केट में, मार्केट से। अब सिक्योरिटी क्या क्या होती है सेंट्रल बैंक की, उसमें कुछ बॉन्ड्स आते हैं, ट्रेजरी बिल्स आते हैं और सिक्योरिटीज़ आती हैं। तो मेन सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल। तो सिक्योरिटी की बात करेंगे, सिक्योरिटीज़ ऑफ सेंट्रल बैंक includes treasury bills, bonds, etc. ठीक है। ट्रेजरी बिल्स आपको बिजनेस स्टडीज़ में भी दिया हुआ है। ट्रेजरी बिल्स एक तरह की सिक्योरिटी होती है जो 25,000 डिनोमिनेशन में इशू करती है सेंट्रल बैंक, इशू करती है एट डिस्काउंट एंड रिडीम करती है एट पार, ठीक है ना। तो ट्रेजरी बिल एक सिक्योरिटी है जो सेंट्रल बैंक इशू करती है। अब कैसे इशू करती है, जब मार्केट में इन्फ्लेशन होता है तो सिक्योरिटी इशू करती है, मनी सप्लाई को कम कर देती है। जब मार्केट में डिफ्लेशन होता है या फिर मनी सप्लाई कम है तो सिक्योरिटीज परचेज कर लेती है और मनी सप्लाई दे देती है। तो इन्फ्लेशन में सेल करती है, डिफ्लेशन में परचेज करती है, ठीक है, ऐसा। सो आरबीआई कंट्रोल्स मनी सप्लाई in this manner. In case of inflation, मतलब मोर मनी सप्लाई, आरबीआई क्या करती है, आरबीआई सेल्स द सिक्योरिटी, आरबीआई सेल्स द सिक्योरिटीज। इन केस ऑफ डिफ्लेशन, देखिए मैं 2 वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। अगर मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो मार्केट इन्फ्लेटेड है, और मनी सप्लाई कम है तो मार्केट डिफ्लेटेड है, डिमांड कम है, ठीक है ना। तो डिफ्लेशन क्या करेगा, आरबीआई बाइज और परचेज द सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को परचेज करता है। जब भी ट्रेजरी बिल परचेज या सेल होता है तब न्यू करेंसी इशू होती है। देखो ट्रेजरी बिल बाय और सेल करने से न्यू करेंसी इशू करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। न्यू करेंसी इशू होती है, उसे बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब भी आरबीआई गवर्नमेंट को घाटा होता है तो आरबीआई को गवर्नमेंट कहती है कि आप न्यू करेंसी इशू करिए, उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, इशूइंग द करेंसी और मॉनिटाइजिंग द डेट, ओके। बट यहाँ पे क्या है, अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है तो करेंसी इशू वाली बात नहीं है, मनी सप्लाई को रिड्यूस और इंक्रीज़ करना है।
मतलब सिक्योरिटी सेल कर देंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, सिक्योरिटी परचेज कर देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पर मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है ना, रिड्यूस मनी सप्लाई। यहाँ पे मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, इंक्रीज मनी सप्लाई। ठीक है, ये होगा पॉइंट नंबर डी। उसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या रेशियो, तो दोनों वर्ड इस्तेमाल होते हैं। कहीं कहीं रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, कहीं कहीं रेशियो लिखा हुआ है। लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है ना, LRR। सो हम लोगों ने पढ़ा था कि कस्टोडियन ऑफ रिजर्व्स, RBI जो है ना एक ऐसी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है जो रिजर्व मेंटेन करवाती है कमर्शियल बैंक से अपने पास में। बट अगर हम लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बात करें तो दो टाइप के रिजर्व बनते हैं बैंक के द्वारा। एक तो वो रिजर्व है जो कमर्शियल बैंक अपने पास मेंटेन करेंगे, उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और एक वो रिजर्व है जो कमर्शियल बैंक RBI के पास में मेंटेन करते हैं, उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और दोनों रेशियो को मिला देंगे तो बनता है लीगल रिजर्व रेशियो। तो इसको हम शॉर्ट में लिखें। सो इट रेफर्स टू द कंपल्सरी reserve the commercial bank have to maintain with the, it refer to the compulsory reserve the commercial bank have to maintain with central bank and with themselves. Okay, there are two reserves, तो दो रिजर्व बनते हैं, एक बनता है CRR के फॉर्म में, एक बनता है SLR के फॉर्म में। ये रिजर्व बनता है RBI के पास में, कमर्शियल बैंक देते हैं, और ये रिजर्व बनता है अपने पास में, है ना, विद देमसेल्व्स। फुल फॉर्म याद रखिए, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, है ना, एकदम लिख लो, ध्यान से याद कर लो, कैश रिजर्व रेशियो। ये वो रिजर्व है जो कमर्शियल बैंक मेंटेन करते हैं RBI के पास में, और सेकंड रिजर्व जो है जो कमर्शियल बैंक मेंटेन करते हैं अपने पास में ना, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो दो टाइप के रेशियोज मेंटेन करने की बात कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक कहता है कि देखिए, जब भी कभी बैंक क्राइसिस में आते हैं तो सबसे पहले वो इस्तेमाल करेंगे अपना मनी, फिर बाद में अगर मनी नहीं बचता उनके पास में, देन दे यूज द फंड ऑफ द सेंट्रल बैंक विच दे हैव केप्ट एज अ रिजर्व, है ना। क्या होता है नॉर्मली, ये रिजर्व ज़्यादा रहेगा। अगर मान लो 30% रिजर्व मेंटेन करना है तो 30% में से अगर हम मानते हैं कि ये 6% है तो 24% ये रहेगा। हमेशा SLR ज़्यादा रहता है CRR से, ठीक है ना, क्योंकि सेंट्रल बैंक चाहती है कि पहले आप अपना रिजर्व का इस्तेमाल करें अपनी क्राइसिस से लड़ने के लिए। उसके बाद में अगर तब भी मेंटेन नहीं होता, तब भी अगर आप सेव नहीं कर पाते अपने आप को, देन यू यूज़ द रिजर्व फंड विच यू गिव टू सेंट्रल बैंक, ये इस्तेमाल करें। तो हमेशा SLR ज़्यादा रहेगा CRR से। और इसका फंड्स का तरीका क्या है, इसमें वही काम हो रहा है जो यहाँ पर हो रहा है। अगर LRR बढ़ता है तो मनी सप्लाई कम होगी मार्केट में, और LRR कम होता है तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इट्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। तो लिखेंगे यहाँ पर इट कंट्रोल्स मनी सप्लाई by following manner: increase of LRR, decrease of money supply। अगर LRR बढ़ेगा तो कम मनी जाएगा मार्केट में, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और डिक्रीज होगा अगर LRR का, डिक्रीज ऑफ LRR, देन इंक्रीज ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ती है। तो यहाँ पे इन्वर्सली चल रहा है, हर जगह इन्वर्स चलता है। रेपो रेट बढ़ेगा, मनी सप्लाई कम होगा।
रेपो रेट कम होगा मनी सप्लाई बढ़ेगा। बैंक रेट में भी यही है, रिवर्स रेपो में भी यही है, यहाँ पर भी यही है। अगर LRR बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और LRR कम होगा मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इन्फ्लेशन में हम लोग इसको बढ़ाते हैं, इन्फ्लेशन में ये करते हैं और डिफ्लेशन में ये करते हैं। ठीक, तो ये वाला हो गया। एंड लास्ट वन इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ये कर दिया है ये है ना, लास्ट पॉइंट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, इट इज़ डिफरेंट बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड लोन अमाउंट। कितना अमाउंट लोन के रूप में RBI से कमर्शियल बैंक ले रहे हैं और कितने अमाउंट की सिक्योरिटी वो बाय करने वाले हैं, उन दोनों डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो रिमेंबर द डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द लोन अमाउंट। इट रेफर्स टू द value of securities and loan amount। अगर RBI को कोई सिक्योरिटीज़ जो है गिरवी रख रहा है कमर्शियल बैंक, तो उसके बदले में कितना लोन देगा, कितना अमाउंट वो चाहेगा अपनी पॉकेट से देने के लिए, उससे बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कभी लोन लेने के लिए जाते हैं, कमर्शियल बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो कमर्शियल बैंक कभी भी आपको 100% फंडिंग नहीं करेगा। कमर्शियल बैंक बोलेगा कि भाई कितना अमाउंट आप अपनी पॉकेट से लगाओगे और कितना अमाउंट हम आपको लोन दें, है ना, तो उसे बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। एग्जांपल कुछ ऐसा ही है, जैसे कि नॉर्मली हम लोग कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, सेम तरीके से कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं सेंट्रल बैंक से। तो पहले फॉर्मूला लिख लो, मार्जिन रिक्वायरमेंट इक्वल टू वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी माइनस लोन अमाउंट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। 30 लाख रुपए का अगर लोन चाहिए, है ना, 30 लाख रुपए की क्या है, सिक्योरिटी है। कोई चीज़ हम बाय कर रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ बाय कर रहे हैं, अगर मान लो हम अपनी बात करते हैं, अगर कोई इंसान कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहा है 30 लाख रुपए की, तो अगर वो बैंक के पास जाएगा तो बैंक बोलेगा कि हम आपको 80% हम आपको लोन दे देंगे और 20% आपको अब लगाना पड़ेगा अपनी पॉकेट से। जो लगाना पड़ेगा अपनी पॉकेट से उसे बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अगर बैंक 80% लोन दे रहा है, मतलब 324 लाख रुपीज़ का आपको लोन मिलेगा और ये 3 2 6 लाख रुपीज़ का आपको लगाना पड़ेगा अपनी पॉकेट से, क्योंकि कोई भी बैंक 100% फंडिंग नहीं करता। सेम अगर सेंट्रल बैंक के पास में जाता है कमर्शियल बैंक लोन लेने के लिए और इतना ही अमाउंट लोन का वो मांग रहा है, तो सेंट्रल बैंक बोलेगी देखिए ऐसा है, मार्जिन 20% है, अगर आपको सिक्योरिटी बाय करनी है तो इतना अमाउंट आप अपनी पॉकेट लगाइए, इतना अमाउंट हम लोन दे देंगे, तब मिला के आप प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी ले पाएंगे। ठीक है ना, ऐसा इसलिए है ताकि कोई बैंक जो है ना, कोई सेंट्रल बैंक जो है वो डिफ़ॉल्ट में ना रहे, सेंट्रल बैंक जो है वो लॉस में ना रहे, कि कल को अगर कोई लॉस होता भी है सेंट्रल बैंक को तो वो इस मार्जिन के थ्रू रिकवर कर ले। ठीक है ना, कोई भी बैंक हो चाहे सेंट्रल बैंक हो, वो कभी भी 100% फंडिंग नहीं करता, क्योंकि 100% रिस्क कौन लेगा। ठीक है ना, अगर पूरी प्रॉपर्टी अगर 30 लाख की है और 30 लाख का ही लोन दे दिया तो 100% रिस्क बन गया, क्योंकि ये भी एक रिस्क, ये लोन भी एक रिस्क होता है। तो ऐसा है, तो हमेशा मार्जिन रिक्वायरमेंट रखी जाती है और इसमें रिलेशनशिप इन्वर्स है। क्या कहानी है, अगर मार्जिन 30% होगा तो लोन कितना मिलेगा, 70%, और अगर मार्जिन 40% होगा लोन कितना मिलेगा, 60%। तो मार्जिन के बढ़ने से लोन अमाउंट कम होता है और मार्जिन के घटने से लोन अमाउंट बढ़ता है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप इन्वर्स ही है। ठीक है ना, मोर मार्जिन लेस मनी विल बी गिवन एज अ लोन, पीपल विल डिस्करेज टू टेक लोन। और मार्जिन अगर जो है कम होगा तो मनी का लोन अमाउंट बढ़ेगा, लोग ज़्यादा इनकरेज होंगे। तो मार्जिन जो है वो भी इन्फ्लेशन की जैसे, इन्फ्लेशन डिफरेंशियल जैसे काम करता है। सो लिख देते हैं इसके अंदर, इफ मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज मनी सप्लाई डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीजेस। और इफ मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीजेस, है ना, मनी सप्लाई इंक्रीजेस। यहाँ पर रिलेशनशिप इन्वर्स ही चल रहा है। ठीक है, ऐसा है। तो ये हो गए हमारे 6 फंक्शन, है ना, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट के।